and India. क्या पैगाम? तेरा मेरा क्या अरमान? कांग्रेस के रहनुमा ने नरेंद्र मोदी को एडोल्फ हिटलर से तशबीह दे दी। आज बात करेंगे कश्मीर की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। श्रीनगर की वादियों में लहराया पाकिस्तानी परचम और गूंजे नारे पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत के लिए डरावना ख्वाब, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारा गूंज उठा। 7 लाख भारतीय फौज भी कश्मीरियों के दिलों से आजादी का ख्वाब कुचलने में नाकाम। क्या मकबूजा कश्मीर में तहरीक आजादी की नई लहर पैदा हो चुकी है? इन सब का पाक भारत मुतवक्का मुज़ाकरात पर क्या असर होगा, पूछेंगे जनरल हमीद गुल से, कश्मीरी रहनुमा शब्बीर शाह से और भारतीय मेहमान ब्रिगेडियर मिलिंगम से। एक बार फिर कश्मीर से पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इन नारों की गूंज श्रीनगर की वादियों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच रही है और पसंद नहीं की जा रही। ये नारे भारत के मुंह पर तमाचा है कि लाखों कश्मीरियों का खून बहाने के बाद भी, इस्तेहसाल करने के बाद भी वो उनके दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत और उनकी जबान से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा खत्म नहीं कर सका। ये नारा भारतीय फौज की शिकस्त का भी वाज़ेह ऐलान है। 7 लाख भारतीय फौजी गुज़श्ता 65 साल से कश्मीरियों के दिल से आजादी का ख्वाब कुचलने में मसरूफ हैं, मगर आज श्रीनगर की वादियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और गलियों में पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के ये नारे मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के लिए अब एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। आज सारा दिन आप कवरेज देखें तो इसी पर डिस्कशन होती रही। सारा भारतीय मीडिया चीख उठा है, हुर्रियत रहनुमाओं को गद्दार करार दिया जा रहा है और गद्दार कहने के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जरा देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है। आज जो रैली आयोजित किया गया जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग्स और प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स रेज किए गए, ये बिल्कुल इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी पूरी निंदा करते हैं। अब डिमांड करते हैं कि राज्य सरकार तुरंत इसको संज्ञान में ले और बहुत जल्द इसका कार्रवाई करे। कि मैं एक बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीरी मुसलमान की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उसको समझने में मोदी जी या दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना आज श्रीनगर में देखने को मिली है। बीजेपी और पीडीपी ने वादा किया था इलेक्शन के दरमियान कि शांति वापस जम्मू कश्मीर में आएगी, पर 6 साल जो हुकूमत एनसी और कांग्रेस पार्टी ने चलाई, नॉर्मलसी जम्मू और कश्मीर में आई थी। पहला कदम बीजेपी और पीडीपी सरकार ने क्या किया, जिसने इस सब चीजों का जो खुराफाती था मसरत आलम को छोड़ने का काम किया। छोड़ते हुए आप देखते हैं कि आज फिर से जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त बीजेपी और मुफ्ती सईद की हुकूमत कायम है। ये कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ कि बीजेपी जैसी एक इंतहा पसंद हिंदू जमात इक़्तिदार में शामिल है। उसके साथ कश्मीर में मुसलमानों की में जो आबाद है उसको अक़लियत बनाने का जो मंसूबा था, जिसको बड़ी डिटेल से खुद मोदी साहब डिस्कस भी करते रहे, उसका भी आगाज होना था। बहुत कुछ होना था, लेकिन लग ये रहा है कि प्लान बैकफायर हो गया एक तरीके से। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से भी जो हमने देखा, मियां नवाज शरीफ ने एक इंसेंटिव लिया था, वो उसका नतीजा निकला। हमने देखा मोदी साहब का जो तरीकाकार निकला, उसकी वजह से वो बैकफायर हुआ। अब दोबारा ये लग रहा है कि इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है वो यकीनन हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। जनरल हमीद गुल के पास चलेंगे। जनरल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टुनाइट विद फरीहा। इस वक्त जो हो रहा है कश्मीर में, खुद कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि एडोल्फ हिटलर है मोदी साहब। आप एग्री करते हैं उस बात से?
जी, मैं समझता हूं कि बीजेपी की हुकूमत जब से आई है, नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उसको आर्टिकल 370 के बारे में जो एक अपनी मंशूर में दाखिल कर दिया था कि उनका स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म कर दिया जाएगा। Yes. इसका ये मतलब है कि जो भारतीय वहां पे सूरमा हैं और दीगर लोग जो हैं, जो आजकल पैसा है ना, भारत के जो अमीर तबकात हैं उनके पास पैसा बहुत है, तो कश्मीर में डल लेक हो या चनार बाग हो और उसके इर्द गिर्द के जो पुल्लर हो, उसके खूबसूरत वादियों में, मरगजारों में वो जाके अपने प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे। ये असल में मकसद ये था। उसके बाद तो ये तो नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि आप खुरच नहीं सकते आज़ादी की। जब एक दफा ख्वाहिश और आरजू तमन्ना बेदार हो जाती है दिलों के अंदर, और वो भी कश्मीरियों के जैसे लोगों के, जो कि बहुत ही बाशऊर और बहुत बाहिम्मत लोग हैं, तो फिर आप उसको इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, स्टेट लेवल की जो दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो वो करते चले आ रहे हैं, जो स्पेशल स्टेटस उन्होंने फौज को वहां दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ आर्मी बिल जो उन्होंने मंजूर किया हुआ है, ये सब गैर जमहूरी रवैये हैं। और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी ये ख्वाब भी देख रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करेगा, जो वायलेटर है यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन का, और खुद उसके अंदर भी तूफान मचा हुआ है। कश्मीरी ने साबित कर दिया आज कि वो उसकी आजादी की तमन्ना को आप कुचल नहीं सकते, चाहे जितना भी जुल्म क्यों ना करे। जनरल साहब, इस वक्त यासीन मलिक को गुज़िश्ता जुम्मे को गिरफ्तार किया गया, सईद अली गिलानी को कल नजरबंद कर दिया गया, शब्बीर शाह इस वक्त नजरबंद हैं, मगर उन्होंने कहा है कि हमारे प्रोग्राम में यकीनन शामिल होंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे। मुस्तरद आलम को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, मीर वाइज उमर फारूक को भी कल नजरबंद किया गया, लेकिन आज उन्होंने रैली की क़यादत की, जिसके ऊपर यह भी कहा गया कि रैली क्यों करने दी गई। खुद इंडिया में अब ये सवाल उठ रहा है कि आपने किस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया है। खुद जब इसका एक स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, तो गद्दार कैसे कह सकते हैं आप उन लोगों को सिर्फ एक नारा लगाने पर? ये वो इंडिया के अंदर सवाल तो उठते रहे हैं। पहले अरुंधति राय को भी जब उसने कहा था कि आपको कोई हक नहीं है कि इनको बूटों की तरह कुचल दे, और अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप उनको छोड़ दें, लेकिन उसके ऊपर फिर मुकदमा कायम कर दिया गया, उसको गद्दार कहा गया। तो चुनाचे ये सारे के सारे जो, मैं इंडिया के दानिश्वर और उनकी मीडिया के ऊपर कोई एतमाद नहीं करता। दानिश्वरी सच बोलने का नाम है। चाहे वो कुलदीप नैयर साहब, जिनसे एक दफा मुकालमा मेरा हुआ, तो मैंने कहा कि आप दानिश्वर हैं तो अब इस 95 साल की उम्र में तो खुदा के वास्ते सच बोले कि कश्मीरियों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ काबू करके रखा गया है। तो मैं उनके ऊपर एतमाद नहीं करता कि वो क्या कहते हैं। और एक ब्लैकआउट हम देखते हैं, जिस वक्त कश्मीर से कोई भी खबर आती है, इस दफा वो ब्लैकआउट उस तरीके से नहीं कर सके क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मामला हो गया, मगर चाहे उनका नेशनल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आता है हमें खबरों का। ये एग्जैक्टली देखें, हेलो, बात यह है कि ये एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। भारत इंतहाई हट धर्म है, और ये पाकिस्तान को कहते थे कि घुसपैठिए घुसे हुए हैं, उसकी वजह से ये तहरीक है। आज तो घुसपैठिए कोई नहीं है ना, वो बात तो ठंडी हो गई, खत्म हो गई। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कमजोरियां दिखा के मान लिया कि आपके भला वादी कश्मीर जो है वो, या कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है, उसका स्टेटस डिटरमिन होना बाकी है। इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे, हर एतबार से, तारीखी तौर पे, सकाफती तौर पे वो मर्ज करता है पाकिस्तान के साथ, और उसका स्टेटस डिटरमिन होना बाकी है, जिसके ऊपर एक कंसेंसस रेजोल्यूशन आया था, जिसमें नेहरू साहब खुद गए थे पहल करके कि मैं कश्मीरियों का उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दूंगा। और ये लाल चौक पे खड़े होकर उन्होंने बात की थी, क्योंकि खुद भी कश्मीरी पंडित थे। लेकिन उसके बाद कै मुकरनियों की वही दास्तान कि बगल में छुरी मुंह में राम राम का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जो हमारे असलाफ ने देखा था कि ये इनके ऊपर आप एतमाद नहीं कर सकते, तो नरेंद्र मोदी तो पहले एजेंडा लेके आए थे, आरएसएस का एजेंडा, जो आज समझ लें आप फरिया कि जो नथुराम गॉडसे को, जो गांधी जी का कातिल था, उसको हीरो बना रहे हैं और कहते हैं गांधी विलन था। तो आप बताएं कि अगर महात्मा गांधी, बापू गांधी अगर उनके विलन हैं और उनका कातिल जो है उनका हीरो है, उसके नाम पे मंदिर बन रहे हैं, उसके बुत खड़े किए जा रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर एक ऐसी तफरीक पैदा हो गई है कि कश्मीर को रोकते रोकते वो खुद भारत के टुकड़े करवा देंगे, और मुझे नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी। आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक हियर। मैं आप यहीं से आऊंगी, नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं और इंडिया टुडे इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और वहां पर ये उसकी हेडलाइन, कांग्रेस लीडर कंपेयर्स मोदी टू हिटलर, कॉल्स मसरत आलम साहब, उनको साहब का मसरत आलम साहब को, और सवाल बड़ा अहम उठाया। वो कहते हैं किस कानून के तहत जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया मसरत आलम साहब को। बड़ा जेन्युइन सवाल है, मेरा भी आज का यही सवाल है, क्योंकि आर्टिकल 370 इंडिया का कानून एक स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को। कश्मीर का अभी पूरी यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ये तयन नहीं हुआ कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये कहा जाता है चाहे वो किसी भी मुल्क के साथ चला जाए, चाहे वो अकेला रहना चाहे, वहां पे कोई भी शख्स अगर नारा लगाता है तो वो फ्रीडम फाइटर कहलाएगा। उसको आप गद्दार कैसे कहते हैं, ये सवाल करेंगे। बट आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरीहा। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले जनरल हमीद गुल ने ये कहा कि मोदी साहब का जो तरीकाकार है वो नजर साफ आ रहा है कि हर तरीके से फेल हो रहा है, चाहे भारत हो चाहे कश्मीर के हवाले से। उस वक्त आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि शबीर शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर से, और मैं उनका तारुफ फिर करवा दूं, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, शबीर शाह साहब जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरबराह हैं। 1968 में सिर्फ 14 साल की उम्र में भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज पर जेल गए। शब्बीर शाह 29 साल से जायद जेल या नजरबंदी की सूरत में गुजार चुके हैं। गिरफ्तारियों और तशद्दुद से भारतीय अफवाज शब्बीर शाह का मौक़िफ़ बदलने में अभी तक नाकाम है। शब्बीर शाह को कश्मीर का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है। 2008 में मुजफ्फराबाद चलो तहरीक से आलमी शोहरत हासिल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें सियासी कैदियों की फहरिस्त में शामिल किया और आज भी व्हाइल वी आर टॉकिंग टू हिम शब्बीर शाह साहब अपने घर में नजरबंद है। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर शाह साहब। शाह साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है इंडिया की, और आपको फिर नजरबंद कर दिया इन्होंने? वालेकुम सलाम। की गई और तब से आज तक 7 लाख फौज और एजेंसीज का जो जाल यहाँ बिछा हुआ है और बंदूक के जोर से यहाँ के लोगों पे हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनने हमेशा दिलेरी के साथ मुकाबला किया और इन 25 सालों में भी हमारे 1,20,000 लोग शहीद हुए और 10,000 नौजवान घरों से लापता करवा दिए गए और 5 लाख लोग 47 से लेके आज तक शहीद कर दिए गए। लेकिन तब भी पाकिस्तान के हवाले से और जम्मू कश्मीर के लोगों के खून में आज़ादी का जो है जज्बा है और जितने भी इनने नुस्खे आजमाए आज तक इन 25 सालों में भी, कभी गोस्ट पॉलिसी, कभी कैच हिम किल हिम पॉलिसी, कभी फेक इनकाउंटर्स में हमें मारा गए, फेक केसेस में इन्वॉल्व करवा के उम्र कैद की सजाएं दिलवाई गई। लेकिन हमारी कौम ने तब भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। आज भी वो वही नारा दे रहे हैं कि हम खुद इरादियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हमने 5 लाख लोगों का नजराना दे दिया है और हम औक़ाए मुत्तहदा के करारदादों की अमलावरी चाहते हैं। और उस हवाले से ये शबीर शाह साहब ये बताइएगा, इस वक्त जब आपको नजरबंद किया गया तो जुर्म क्या बताया गया आपको? देखिए, जुर्म तो एक ही है, हम आज़ादी चाहते हैं भारत से, फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वहाँ की जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं और आर्म्ड स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत यहाँ के लोगों के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है। अभी 2 दिन पहले एक मासूम नौजवान खालिद मुजफ्फर साहब फ्रॉम त्राल, उन्हें दिन दाड़े गिरफ्तार करके उनको मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। अल्लाह सुब्हान तआला उनकी वो शहादत जरूर कबूल फरमाएगी और उनकी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। लेकिन उनके वालिद के बयानात को आप देख लीजिए कि किस तरीके से उनके दांत तोड़े गए थे, उनके आंखों पर, उनके हाथों पे, उनके सीने पे कितने जख्म थे। ये नई बात नहीं, ये पहली बार नहीं है।
बल्कि आप जानते हैं कि ये मुसलसल होता रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किस आपके ऊपर क्या उन्होंने जुर्म लगा दिया? गद्दारी का लगाया है? देखिए, गद्दारी के जुर्म मेरे ऊपर बहुत सारे हैं इन 25 सालों में, और इन 68 सालों में जब से मेरी इस तारीख में मैंने ज्वाइन किया है, तब से हर जगह पे, कभी पोटा, कभी हिंदुस्तान के जेलों में सन सिटी में रखा गया है, कभी दहाड़ में रखा गया है, और कभी जम्मू कश्मीर के सभी जेलों में। ये खाली मुझे नहीं, बल्कि आप कोई वो घर नहीं है जहाँ के नौजवानों ने गिरफ्तारियां नहीं देखी हैं, जुल्म नहीं देखा है। कॉनन पोशपोरा का वाक़ा आपके सामने है, शुपेन का वाक़ा, नीलोफर और आसिया का वाक़ा आपके सामने है, बद्रुपाइन का वाक़ा आपके सामने है, किस तरीके से हमारी चादरें हमारे बहनों के सरों से उतारी जा रही हैं, और मसल का वाक़ा आपके सामने है। अपनी तरक्कियों के लिए किस तरीके से कश्मीर को लाके फिर उनको मार के फिर ये कहा जाता है कि ये मुजाहिदीन थे। यस, तो और इसमें हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर शाह साहब, जनरल साहब, कुछ रोज कबल खालिद मुजफ्फर नामी नौजवान को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का भाई होने और मुजाहिदीन के लिए खाना ले जाने के इल्जाम में कत्ल किया गया, जो अभी रिसेंट वाकयात हुए हैं उसमें। अब ये कोई जुर्म है कि आप किसी को इस तरीके से कत्ल कर दें? कोई तरीकाकार, कोई निजाम, कोई सिस्टम, कोई कानून, और हम इस पे इंटरनेशनल फोरम पे क्यों नहीं आवाज उठा सकते? सबसे पहली बात तो फिर यह, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मेरे रूहानी भाई भी हैं, मेरे दीनी भाई भी हैं, शबीर हुसैन शाह। मैं इनकी पूरी तारीख से वाकिफ हूँ। इनकी इस्तकामत, इनकी दलेरी, इनकी हुब्बुल वतनी, इनकी आज़ादी के लिए तड़प जो है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं इनसे उम्र से बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं यकीन जाने कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, और जो भी दिल रखता है अपने सीने के अंदर, यकीनन नरेंद्र मोदी के सीने में तो कोई दिल है ही नहीं, वो पत्थर है, क्योंकि वो पत्थर की सनम की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तो पत्थरों जैसा दिल है उनका। ये सफाकी सिर्फ उनका शेवा है, लेकिन जब जुल्म बढ़ेगा जैसा कि वो कर रहा है, तो फिर उसको मिट जाना है। ये कुदरत का एक फैसला है। और ये भी बात जरूर है कि कश्मीर की जो आज़ादी की जो रूह है, वो उसको तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि तोड़ उस दस्ते जफा केश को यारब जिसने रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया, तो ये इनका हाथ टूटेगा। और भारत कहता है कश्मीर हमारा अटूट अंग है, इनके एक एक अंग टूट जाएगा। ये तो हमारे शरीफैन की कमजोरियों की वजह से, इस्लामाबाद की कमजोरियों की वजह से, वो इस्लामाबाद नहीं जो कश्मीर में, जिसको हम श्रीनगर कहते हैं, ये इस्लामाबाद जो हमारा यहाँ पाकिस्तान में है, इसकी कमजोरियों की वजह से भारत को ये तकवीयत मिल रही है। और एक बात बड़े अदब से हमीद गुल साहब थोड़ा सा ऐड करूंगी कि लेट्स नॉट मेक इट अ रिलीजियस थिंग, क्योंकि ये जो इंडिया टुडे की स्टोरी है या कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये दूसरे रिलीजन के होते हुए भी वो इंडिया के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हर रिलीजन में हर किस्म के लोग हैं, लेकिन अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया फॉरेन ऑफिस का, हमने एक बयान दे दिया, हमने कहा हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, कश्मीर रहनुमाओं के नारों से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुक का पता चलता है। इज दैट इनफ, ये जो हमने बयान दिया है? ये बात ये है कि शुरू से तो नवाज शरीफ कह रहे थे कि ये वाघा की बॉर्डर एक लकीर है, तुम भी एक हो, हम भी एक हैं, और खुदा के वास्ते इंडिया के साथ दोस्ती के लिए मुझे मैंडेट मिला है। कैसी दोस्ती इंडिया के साथ? कोई दोस्ती नहीं इंडिया के साथ, कभी ना थी ना होगी जब तक कि कश्मीर आजाद नहीं होता। हमारी बहनों की, बेटियों की आबरू रेजी बंद नहीं होती, नौजवानों को कत्ल नहीं किया जाता, सफाकी और जुल्म नहीं किया जाता, वहां उनका कब्जा छोड़ा नहीं जाता। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं, कोई सिवाय इसके कि हम यहां मौजूद हैं, तुम निकाल लो। ओ बाबा, हम निकालने के लिए तो हमारा अमेरिका ऊपर से गर्दन पे बैठ जाता आके। नरेंद्र मोदी चीज क्या है? या इंडिया को, भारत की खुदा की कसम मैं आपको कहता हूं कि उनके हम टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं। हमारे पास तमाम वो वसाइल भी मौजूद है, और हम इन तरीकों को भी जानते हैं कि कहां लेकिन ये तो बड़ा एक्सट्रीम मेजर हो जाएगा जनरल साहब। अगर हम शुरू ही करें, ये इस्तेसाल है ह्यूमन राइट्स का, हर तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन हमें तो अपनी मुस्लिम कंट्रीज में भी सपोर्ट नहीं नजर आ रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी, या हमसे जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है अपने मामलात पर। तो पहले यहां से आगाज नहीं करें हम कि पहले आप अपनी एक लॉबी बनाएं, आप प्रेशर डालें इंटरनेशनल? हम तो वही नहीं कर सके अभी।
नहीं, जो अपनी आज़ादी के लिए जान नहीं दे सकता, उसके लिए लड़ नहीं सकता, उसके लिए कोई दुनिया के अंदर हमदर्दी नहीं होगी, कोई आंख उसके लिए आंसू नहीं बहाएगी। आप ये गलत बात है कि ह्यूमन राइट्स किसको नजर नहीं आते? हर जगह ह्यूमन राइट्स, अमेरिका उसका चैंपियन बना है, वो अमेरिका जमहूरियत का भी चैंपियन है, और भारत कहता है कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत है आबादी के लिहाज से। ये जमहूरी तरीका है? आए जमहूरियत के ऊपर फैसला कर लेते हैं ना। ये सवाल है जनरल साहब, मुझे एक वक्फे की तरफ फिर जाना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद यहीं से मैं आपसे आगाज दोबारा करूंगी कि जमहूरियत कंट्री बार बार भारत इसका तासुर देता है। अब लग ये रहा है कि खुद भारत में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत की जो एक सेकुलर आइडेंटिटी है, भारत की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जिसको आइडेंटिटी जो वो कहते हैं ह्यूमन राइट का चैंपियन अपने आप को समझते हैं, उसको कितना बड़ा धचका लग रहा है जो बार बार इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, चाहे वो हमारी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर होने वाली जारियत हो या फिर अब जो कश्मीर में हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। हम बात करें कश्मीर की। जनरल साहब, एक और जो हमने वहां पे डेवलपमेंट देखी वो हाफिज सईद और लखवी साहब के लिए नारे लगाए गए इंडिया में, इसकी क्या वजह समझते हैं आप कश्मीर में? प्रोपेगेंडा है ना कि जी लश्कर तैयबा और ये हाफिज सईद साहब उसके पीछे वो उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रोपेगेंडे की वजह से वहां तासुर ये है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद को आते हैं, और ये मदद को तो आना हमारा फर्ज है। जिस वक्त भी ये तो खामखाई बाढ़ बीच में लगा दी गई, इनको क्या हक पहुंचता है कि बाढ़ लगाएं? परवेज मुशर्रफ ने क्यों लगवाई? और वो हमारे जो बड़े जसीम किस्म के वजीर आजम थे उस वक्त, जमाली साहब, उनने उस वक्त हमें बहुत बड़ा जख्म लगा के गए। ये बाढ़ क्यों लगी? कभी बर्लिन वॉल आपने तोड़ी थी तो खुश हुए थे ना जमहूरियत पसंद सारे, तो फिर आपने क्यों ये काम किया? और फिर आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कहां से तलाश कर रहे थे? कश्मीरियों के सरों के ऊपर से जाके, उनके खून के ऊपर तैर के आप जाते, उनके दरिया में से तैर के जाते। ये सारी चीज गलत हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम इसको दुरुस्त करें। अगर उन्होंने अगर कॉल दी है तो आज आजाद कश्मीर के पास ये हक है, क्योंकि आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और उनका फर्ज है कि वो अपनी आजादी को मुकम्मल करें, वरना वो भी नहीं आजाद, ना इस्लामाबाद हमारा आजाद है। तो बात यह है कि इनके साथ अभी हमारा दर्द का रिश्ता कायम हो गया हुआ है, और ये बड़ा ताकतवर रिश्ता होता है। ये कॉल देंगे हमें, आजाद कश्मीर जिहाद की कॉल दे, यही बात है ना, और उनका हक बनता है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हक बनता है। ये महकूम कौम है, मजलूम कौम है, इसके ऊपर ठोपा गया है फौज को, और उन बूटों को तले उसको कुचला जा रहा है, उसकी आजादी को, उसकी रूह को। लेकिन वो अगर आजाद कश्मीर की हुकूमत यहां वाकई आजादी की ख्वाह है तो एक वहां पे बनाए काउंसिल अपनी, जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लिबरेशन काउंसिल बनाए। छोड़े पड़े ये मुल्क की सियासत, ये बखेड़े जो आपके मेरी पार्टी तेरी पार्टी, मेरा मसलक तेरा मसलक, तेरा फिका मेरा फिका, और बाबा खुद आगे बसते। आजादी के लिए जंग लड़ने का वक्त आया। ये तारीखी लम्हात हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत कुछ हमारे हाथ में थमा दिया है, तो आज अगर वो कॉल देंगे तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा है दर्द का रिश्ता। ये जहां ज़ईफ सही, तुम्हारी कॉल पे आएंगे जानसार, मेरे जैसे जानसार बहुत। बोलो, इसके ऊपर बात करो, फैसला करो। अब फैसले का वक्त आ गया है। अब आप इफ एंड बट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी तो तोहफा है हमारे लिए। नरेंद्र मोदी तो इंशाल्लाह रहा तो वो मुल्क को तोड़वा, अपने इंडिया को तोड़वा के जाएगा। मेरे से लिखवा लें आप। जनरल साहब, यहाँ शबीर शाह साहब से भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हवाले से क्या महसूसात है? पाकिस्तान के नोटों को वो चूमते मैं हैं। पहले तो मोहतरम हमीद गुल साहब को सलाम पेश करता हूं, और ये हमारे जज्बातों की तर्जमानी करते हैं। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा हमें तनहा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अंसारों का रोल अदा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा हमें कहा है कि हम जब तक आपको हक़ इरादियत का हक नहीं मिलता है, हम इखलाकी सतह पे, सियासी सतह पे, सफारती सतह पे सपोर्ट करेंगे। 5 फरवरी का दिन हो, कभी भी किसी भी जगह उनको मौका मिलता है तो वो कश्मीर की बात करते हैं।
मोहतरम हमीद गुल साहब ने जो बात फरमाई है, मैं इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी, पाकिस्तानी अवाम से ही हुकूमतें भी बनती हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी ये कमिटमेंट है। जैसे इन्होंने कहा आउट ऑफ बॉक्स और 4 पॉइंट प्रोग्राम या सेल्फ रोल, वो तो किसी भी सूरत उसके लिए हमने कुर्बानियां नहीं दी हैं, बल्कि हमने आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो कोई घर नहीं है, कितने बच्चे यहाँ हमारे यतीम हो गए हैं, कितनी हमारी बहनें विधवा हो चुकी हैं, कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं, कितनी मांगों के बेटे लफ्ती जिगर शहीद कर दिए गए हैं। और ये आउट ऑफ बॉक्स के लिए नहीं दिया है, 4 पॉइंट के लिए नहीं दे दिए हैं, बल्कि हमने मुकम्मल आज़ादी के लिए दिए हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम ने तो कभी, पाकिस्तानी हुकूमत भी सफारती सतह पे इतनी तेजी लाए और माशाल्लाह इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात दुनिया भर के साथ हैं, इनके सफारत खाने हैं। कश्मीर के हवाले से जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जो जातियां हो रही हैं, जो तशद्दुद हो रहा है, उसको अवेयरनेस कैंपेन चलाए, हर सफारत खाने में एक सेल कायम किया जाए और उसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से वो काम करे, दुनिया को कहे कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ की बात बाहर नहीं निकलती है। हमें काबा जाने की भी इजाजत नहीं दी जाती। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं एंड आई होप कि इस प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंच जाएगा। एम्बेसीज के हवाले से आपने कहा, एम्बेसीज के हवाले से हमारी वैसे ही बहुत सारे मसाइल कई जगहों पर हैं, लेकिन अगर वो ये अवेयरनेस कर सकें, प्रोग्राम डिपेंड्स फ्रॉम एम्बेसडर टू एम्बेसडर, लेकिन अगर हो सके तो बड़ा एक अच्छा काम हो जाएगा। इंटरनेशनल फोरम पे जो मैं आवाज उठाने की बात कर रही हूँ, उसके लिए ये बड़ी अच्छी सजेशन है। लेकिन जो फॉरेन ऑफिस ने अभी बयान दिया उससे मुतमईन है आप? जी, उन्होंने तो बयान दे दिया है उनकी, तो हम चाहते हैं कि नहीं, इसलिए तो मैंने गुजारिश की ना कि फॉरेन ऑफिस का जो रोल बनता है, जो कश्मीर के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हिंदुस्तान के साथ इनके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मोदी की सरकार और पार्लियामेंट में ये बातें भी की जा रही हैं कि घर वापसी की बात की जाती है, हम 2 और हमारे 4 और बहू को लाओ, बेटी को बचाओ। अब शिवसेना वाले कहते हैं मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी देखना चाहिए कि 2 नेशन थ्योरी अब साबित हो रही है सही थी कि वहां उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए। और यहाँ जो कुछ हो रहा है, यहाँ तो जमहूरियत की कोई चीज ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए, 2011 में मैं जेल से बाहर आया, तब से अब तक मुझे 21 महीने और 18 दिन घर में नजरबंद रखा है और 146 जुमा, 145 जुमा जो नमाज पढ़ने की मुझे इजाजत नहीं दी गई है। 7 ईदें जो इस 3.5 सालों में आई, हमें ईदगाह जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहाँ हर चीज पे हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। हमीद साहब, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो कहते हैं बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने से बाज रहे, हम अपनी रिट कायम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये किसको वार्निंग दी उन्होंने? भारत को वार्निंग दिया बलूचिस्तान में मुदाखलत के हवाले से? बिल्कुल, पहले दिन से भारत मुलव्वस है। शर्मुल शेख में पूरे डोसियर पेश किए थे यूसुफ रजा गिलानी ने, उस वक्त के वजीर आजम भारत को, जो मनमोहन सिंह साहब थे, पूरी शवाहिद दिए थे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान खुल के बात नहीं करता। पता नहीं क्यों अमेरिका का इतना दबाव महसूस करते हैं। अमेरिका ने हमें मुक़य्यद करके रखा हुआ है। अमेरिका जमहूरियत की बात करता है और कश्मीरी क्या मांगता है? अपना राइट ऑफ वोट मांगता है, राइट ऑफ चॉइस मांगता है, जो खुद आपने गारंटी किया हुआ है। आपकी जमहूरियत बलूगियत को पहुंच ही नहीं सकती जब तक आप कश्मीरियों को, और अगर घर वापसी की बात करते हैं तो फिर भारतीय फौजों को निकालें वहां से, वो वापस पहले घर जाएं, फिर देखेंगे हम कौन और घर वापस जाता है। ये सारा झूठ की बुनियाद पे इन्होंने मुकदमा खड़ा किया हुआ है। और सिर्फ इनको क्योंकि इजराइल की हमायत हासिल है, इनको अमेरिका की हमायत हासिल है, और वो नहीं चाहते कि कश्मीर अपने, अजीब व गरीब मुझे मंतक समझ नहीं आता। एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और उधर बुरी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की। नरेंद्र मोदी को पहले वीजा नहीं दे रहे थे, अब वीजा भी मिल गया उसको, और उसकी भगत भी हो रही है। एक्चुअली हमीद गुल साहब, ये मैं इंटरेस्टिंगली शेयर भी करूंगी, माजरत आपकी बात में अगर मुखल हुई, कि जिस वक्त बाकायदा हमारे अपनी, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रही थी तो वहां पे
अमेरिकन तो अमेरिकन, ब्रिटिश लोग, इंडियन लोग जाकर नरेंद्र मोदी साहब को वीजा देने के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका के बाद उन्होंने बर्तानिया में भी आना था। तो ये सूरत हाल थी, मगर आज उनका कुछ और रुख हमें नजर आता है। दिस इज द ट्रूथ। लेकिन अब थोड़ा सा मैं क्विकली आपसे यमन पे भी पूछना चाहूंगी, क्या अंदरून खाना फैसला हो चुका है कि हमने फौजें भेजनी है? वो उसके लिए बात छोड़िए, पर अभी कश्मीर की बात हो रही है। वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जो ना हो सकता है। पार्लियामेंट ने एक फैसला कर दिया हुआ है, कौम की राय है उसके ऊपर। मैं बारहा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये बात कह चुका हूं। उनको जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर, और हमें भी चाहिए कि उनसे कहें कि अगर जब हमें जरूरत पड़े तो आप भी आइए फिर हमारे लिए। मैं देखता हूं कितने लोग आते हैं, लेकिन बात यह है कश्मीर पर ही कितने लोग साथ खड़े होते हैं। कश्मीर पे से आप चेक करें ना, लिटमस टेस्ट बनाएं कश्मीर को। मसला तो कश्मीर का है, हमें तो जरूरत नहीं है, कश्मीर को जरूरत है। उनकी हमदर्दी की जरूरत है, उनको भारत का बाजू मरोड़ने की जरूरत है इकोनॉमिकली। और अगर जहां तक पाकिस्तान का तल्लक, पाकिस्तानी कौम का तल्लक है, मैं आपको फरिया बता दूं, और शबीर शाह साहब को भी सुनते होंगे, उनको भी बता दूं, हमने 3 जंगें पहले भारत के साथ लड़ी हैं। उन्होंने हमें 2 लख्त भी कर दिया, लेकिन आज अल्लाह के फजल व करम से हम उस मकाम के ऊपर हैं कि अगर भारत ने जुर्रत की हमारी तरफ हाथ बढ़ाने की, तो वो हाथ टूटेगा ही नहीं, बल्कि भारत को बहुत तकलीफ होगी। उनको घमंड है ना अपनी मईशत के ऊपर। हम उसकी मईशत के लिए जो हम टारगेट चुनेंगे, उनकी मईशत जो है उसको भूसा बना के रख देंगे। अभी हम इस वक्त के वाक़यात को देखें, हमारा ये, अगर ये न्यूक्लियर सलाहियत आजादी कश्मीर के लिए नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि ये सलाहियत कोई मायने रखती है। जो हमारी शहरग है, हमने उसको आजाद करवाना है। गुल साहब के आप खुद भी ये बात मान रहे हैं, शबीर शाह साहब ने भी एक सजेशन दी, लेकिन उस तरीके से आगे बढ़कर हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। मगर इंडियन मीडिया को आप अभी मॉनिटर कर लें, हर जगह पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा इंडिया में होता है, ये बाकायदा स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड होता है या मीडिया खुद ही से इल्जाम लगाता है? जी, मीडिया भारत का जो है, हमारा मीडिया इस तरीके से मादर पिदर आजाद नहीं है जैसा कि हमारा मीडिया है। वो बाकायदा साउथ ब्लॉक से इजाजत लेके सारी चीजें करते हैं। कोई दानिश्वर उनका बोलने के लिए तैयार नहीं है, और अपने आप को दानिश्वर भी बड़े बड़े स्कॉलर्स भी कहलवाते हैं। बिल्कुल गलत है। जो झूठ बोलता है वो स्कॉलर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो कब उनके इल्जाम गलत साबित नहीं हुए। अफजल गुरु को फांसी दे दी गई, किस लिए? शहादत ही पूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंडियन ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए ये कर दिया, और अपने आप को बड़ा सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। उन्होंने जुल्म किया। अजमल कसाब को बगैर किसी पूरे सबूत पे उसको उठा के सजा दे दी गई, उसकी मौत। और अफजल गुरु को लाश भी नहीं भिजवाई, और उसकी बीवी को सिर्फ बाद में जब उसको दफन कर दिया वहां पे तिहाड़ जेल में, फिर उसके बाद उसको भिजाया। रिलेटेड टू दैट यहाँ पे भी सबूत नहीं दिया लखवी सारे। अच्छा, अभी आए आपको बताऊं, जो समझौता एक्सप्रेस पे इन्होंने पाकिस्तान पे ISI पे इल्जाम लगाया था। कर्नल प्रोहत का क्या हुआ, जिसके ऊपर जिसने RDX लिया था, उनके मिलिट्री डेपो से, यानी उसकी हुकूमत इन्वॉल्व थी, और उन्होंने एक सारा जला दिया। उसके बाद इन्होंने मालेगांव में जो किया, जो मुजफ्फरनगर में किया, सारे इनके झूठ साबित हो गए। बाबरी मस्जिद में जो किया वो झूठ साबित हो गया। So we can conclude that difficult times अपनी ही पॉलिसीज की वजह से। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड शबीर शाह साहब नजरबंद हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, मगर हमें ज्वाइन कर रहे थे, वहां की सूरत हाल बता रहे थे। अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा नजरबंदी में गुजारने के बावजूद खड़े हुए हैं अपने मौकफ के ऊपर, अपने उसूलों के ऊपर। बड़ी अहम बातें हमने आज डिस्कस की हैं। जो इस वक्त की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, उसे लगता यह है कि फिलहाल भारत ने एग्रेसिवली ही इसको सॉर्ट आउट करना है। थ्रू आउट द ईयर्स हमने देखा कि भारत का तरीक़ेकार जारहाना ही रहा, मगर जब एक हद तक चली जाती है एग्रेशन, तो फिर उसका जरूर निकलता है जो आफ्टर माथ होता है, जो रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन अब हमें नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स पहले हल्की हल्की हम देख रहे थे, 23 मार्च पर भी गिरफ्तारियां की, उन्होंने दोबारा गिरफ्तारियां की। माय मेजर क्वेश्चन इज कि जब एक स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, तो अगर वहां पर एक परचम लहरा दिया जाए पाकिस्तान का, एक नारा लगा दिया जाए, तो आप क्या
किसी कानून के तहत उनको गद्दार करार दे सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. यू कैन आंसर मी ऑन माई फेसबुक पेज और ऑन माई ट्विटर अकाउंट. अपने घरवालों का ख्याल रखिए. हैव अ ग्रेट वीकेंड. अल्लाह हाफिज.